हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फाइनली आज हम 5वां चैप्टर लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हो चुके हैं। बहुत लंबा गैप हो गया था। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग एनसीईआरटीज़ को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने आपको 4 चैप्टर पढ़ा दिए थे। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि आज हम 5वां चैप्टर कवर करने वाले हैं, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी। यदि आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, है ना। आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं एनसीईआरटीज, क्योंकि ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं वो बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो फाइनली आज हम 5वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हम लोग कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 6 की, जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। मतलब ये हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है। हमने आपको बता दिया था कि 4 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियां और मानचित्र। तो बहुत, है ना, अच्छी तरीके से हमने इनको समझा था। आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये क्लासेस देखी होगी। यदि नहीं देखा तो आप देख लीजिए। आज हम 5वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। क्या पढ़ेंगे? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। बेसिकली परिमंडल का अर्थ क्या होता है कि परि का मतलब चारों ओर, मंडल का मतलब एक प्रकार से रचना या फिर एक प्रकार से विशेष गोलाकार आकृति होता है। तो शाब्दिक अर्थों से यदि हम रिलेट करें या फिर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें तो क्या होता है कि पृथ्वी की रचना किन किन मूलभूत चीजों से हुई है। तो आप पाएंगे कि अर्थ है ना, आप पाएंगे स्थल है, भूमि है, जल है और वायु है। इन्हीं मूलभूत चीजों से तो पृथ्वी का निर्माण होता है, रचना होता है ना। और ये तीनों चीजें जहां आपस में मिल जाए वहां पर क्या होता है? जैवमंडल होता है, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पृथ्वी के जो प्रमुख डोमेन्स हैं या फिर पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, बात करें पहले तो स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल हो गया हमारा, जल मंडल हो गया। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या क्या है, पढ़ने वाले क्या क्या हैं, वो चीज़ें हैं थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। फिर वायुमंडल हो गया। ठीक है, फिर वायुमंडल। और जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिल जाएं वहीं पर किसका निर्माण होता है? वहीं पर हमारा जैवमंडल का निर्माण होता है। जैवमंडल मतलब पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ पर जीवन संभव है उसको हम क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो बेसिकली हमें ये 4 परिमंडलों के बारे में पढ़ना है पृथ्वी के। ठीक है, 4 मेजर डोमेन्स हैं पृथ्वी के। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब हम बात करेंगे, एक बेसिक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन के रूप में लेंगे। फिर उसके बाद हम एक एक परिमंडल को डिटेल में समझेंगे, बहुत विधिवत तरीके से समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको विधिवत तरीके से समझ में आएगी, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। लेकिन जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि यदि कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई भी आपको डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए आपके क्या सजेशन हैं, क्या सुझाव हैं इस क्लास को लेके, इस सीरीज़ को लेके, इसमें हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा, उसमें इम्प्रूवमेंट भी मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हम आपके लिए ही कर रहे हैं। आप जैसे जैसे आप जो चाहते हैं वही हम इधर से आपको डिलीवर करेंगे, वही हम आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले पृथ्वी के ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भूमंडल। भूमंडल किसे कहते हैं या फिर स्थल मंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा, रटना नहीं है, समझना है। सिंपल सा बोल दो, पृथ्वी का वह ठोस भाग, ठोस सतह जिस पर हम रहते हैं उसको हम स्थल मंडल या फिर भूमंडल कहते हैं। ठीक है, गैस की परतें जो आपको चारों ओर दिखाई दे रही हैं, पृथ्वी की दिखाई तो नहीं दे रही, आपको महसूस हो रही हैं, है ना। जैसे हवा चलती है तो दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन आपको महसूस होती है कि हाँ हवा लग रही है मेरे ऊपर। ठीक है, कि गैस की वो परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहेंगे? वायुमंडल कहते हैं। ये जो गैस का जो आवरण हमारी चारों तरफ है, ठीक है, गैसों का ये जो आवरण है, ये जो छतरी बनी हुई है, यही क्या है? हमारा वायुमंडल है। इस वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य दूसरी गैसें भी पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? नाइट्रोजन। और उसके बाद किसकी मात्रा होती है? ऑक्सीजन।
ठीक है, मतलब 78% नाइट्रोजन मिला लो, 21% ऑक्सीजन मिला लो, तो लगभग 99% यही दोनों गैसों का रोल होता है वायुमंडल में। 99% यही दोनों गैसें पाई जाती है। बेसिकली फिलहाल इसको हम अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वायुमंडल के बारे में, भूमंडल के बारे में, स्थल और जलमंडल के बारे में और जैवमंडल के बारे में। अभी एक बेसिक ओवरव्यू हम ले रहे हैं। तो बेसिक दो चीज़ें अभी हमने आपको बताया, भूमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, समझ गए। जो हमारी तरफ चारों तरफ गैसें दिखाई दे रही हैं, वायु दिखाई दे रही है, इन्हीं का सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे। अब हम जलमंडल की बात करते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। बेसिकली सबसे ज्यादा जल कहाँ पाया जाता है, समुद्रों में पाया जाता है, ठीक है, महासागरों में पाया जाता है। और जलमंडल में हम सभी प्रकार के जल को सम्मिलित करते हैं, जैसे झीलों में पाया जाने वाला जल, महासागरों में पाया जाने वाला जल, समुद्रों में पाए जाने वाले जल, यहाँ तक कि हम जो वायुमंडल में नमी पाई जाती है, वाष्प के रूप में जल पाया जाता है, उसको भी हम जलमंडल के अंतर्गत रखते हैं। मतलब जल कहीं भी पाया जाए, चाहे बर्फ के रूप में, चाहे वाष्प के रूप में, चाहे द्रवित रूप में, मतलब 3 स्टेजेज होती हैं जल की, तीनों अवस्थाओं में चाहे जहां पाया जाए, वो सभी के सभी किस में सम्मिलित किया जाएगा, उसको जल मंडल में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प, ठीक है, ये तीनों अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं जीवमंडल की। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीवमंडल की। तो जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां पर स्थल, जल एवं हवा, ठीक है, ये नोट करने वाला पॉइंट है। ठीक है, स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिए थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखो, 4 प्रमुख परिमंडल हमने आपको बताए। ठीक है, 4 प्रमुख परिमंडल हमने आपको बताए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये, तो मान लीजिए ये हमारा स्थल मंडल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्थल मंडल है। ये हमारा जल मंडल है। ठीक है, जल मंडल क्या है, जहां पर जल पाया जाए। ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहां पर भी जल पाया जाए वो जल मंडल है। जहां पर भूमि पाई जाए, कठोर सतह पाई जाए, ठीक है, वो हमारी स्थल मंडल है। और जहां पर वायु पाया जाए, ठीक है, जहां पर वायु पाया जाए वो हमारा वायुमंडल है। अब ध्यान से देखिएगा, जहां पर ये तीनों मिले, देखिए यहाँ पर ये तीनों मिल रहे हैं, इस क्षेत्र पर ये तीनों मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र हमारा जो कहलाएगा, ये वाला हमारा क्षेत्र क्या कहलाएगा, जैवमंडल कहलाएगा। जैवमंडल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जैवमंडल। जैवमंडल को समझने के लिए बेसिक आपकी परिभाषा क्या हो सकती है, जहां पर पृथ्वी का वह क्षेत्र, पृथ्वी का, सिंपल सा आप कह सकते हैं, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां पर जीवन संभव हो, जहां पर जीवन संभव हो। ठीक है, जहां पर क्या हो, जीवन संभव हो, उसको हम क्या कहेंगे, जैवमंडल कहेंगे। ठीक है, अब बताइए आप, क्या जल ना हो, वायु ना हो, तो क्या स्थल मंडल केवल हो। जैसे चंद्रमा देख लो, हमारा चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पे क्या है, वहां तो ना तो जल है और ना ही वायु है, लेकिन स्थल है वहां पर, है ना, बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, वहां पे पठार हैं, लेकिन वहां पर वायु नहीं है, जल नहीं है। तो क्या चंद्रमा पे जीवन संभव है, नहीं होगा। लेकिन यदि जल ही जल हो, या जल ही जल हो, तो भी जीवन संभव नहीं है। बहुत सारे हमारे जो बाह्य ग्रह हैं, 8 ग्रहों के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, जो हमारे बाह्य ग्रह हैं वो कैसे बने हुए हैं, गैसों से बने हुए हैं, तो वहां पर भी जीवन संभव नहीं है। तो बेसिकली अगर जल केवल मौजूद है तब भी जीवन संभव नहीं, स्थल केवल मौजूद तब भी जीवन संभव नहीं, और वायु केवल मौजूद है तब भी जीवन संभव नहीं होगा। जहां पर ये तीनों चीजें मिलेंगी वहीं पर जीवन संभव होगा। ठीक है, क्योंकि आपको सांस लेने के लिए वायु चाहिए, पीने के लिए जल चाहिए, और खाने के लिए भोजन चाहिए, जो कि कहाँ से प्राप्त होगा, आपको स्थल से प्राप्त होगा। ठीक है, आपको आवास भी तो चाहिए, स्थल पर ही आवास बना सकते हैं आप।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए कि जैवमंडल क्या है, स्थलमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ना चालू करते हैं। कुछ शब्दों के बारे में पहले समझ लीजिए, या एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी होती हैं, जैसे शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ग्रीक भाषा में शब्दों का देखो, आपने देखा होगा कि ग्रीक भाषा में बहुत ज़्यादा जो साइंटिफिक वर्ड होते हैं या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं वो ग्रीक भाषा से ही हम क्यों उठाते हैं, क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है, इसमें जल्दी से परिवर्तन नहीं होता, इसमें परिवर्तन होता ही नहीं इस भाषा में। ठीक है, इसको हम मृत भाषा कहते हैं। तो शब्दों की उत्पत्ति में आपको बताया गया है कि जो लिथास है, लिथास का अर्थ क्या होता है, पत्थर। ठीक है, जो स्थल मंडल हमारा होता है, स्थल मंडल, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो ये जो लिथोस्फीयर बना है, लिथास का अर्थ क्या होता है, लिथास का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, पत्थर। ठीक है, आप समझ गए आप। एटमॉस क्या होता है, एटमॉस का अर्थ क्या है, वाष्प। इसी से क्या बना है हमारा, एटमॉस्फेयर। क्या बना है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, ह्यूडर का क्या अर्थ है, ह्यूडर का अर्थ होता है जल। ह्यूडर का अर्थ क्या होता है, जल। तो जल मंडल को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बायोस, बायोस का अर्थ होता है जीवन। बायोस का क्या अर्थ होता है, जीवन होता है। इसीलिए हम जैवमंडल को क्या बोल देते हैं, हम जैवमंडल को क्या बोलते हैं, ठीक है, जैवमंडल को हम बोल देते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं, जैवमंडल को हम बायोस्फीयर बोल देते हैं। तो बेसिकली ये चार शब्द आपको ध्यान में रखना है, लिथास, एटमास, ह्यूडर और बायोस। ठीक है, इससे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लिथास का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, फिर आगे आता है एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प, फिर ह्यूडर का अर्थ होता है जल, और बायोस का अर्थ क्या होता है, जीवन। ठीक है, बायोस का अर्थ क्या होता है, जीवन। आइए अब हम भूमंडल की बात करते हैं। तो भूमंडल बेसिकली पृथ्वी की ठोस सतह को हम क्या कहते हैं। ठीक है, भूमंडल जो होता है पृथ्वी का ठोस भाग को हम भूमंडल कहते हैं, कहा जाता है, या भूपर्वती की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। भूमंडल किससे बना होता है, ठीक है, या तो चट्टानों से निर्मित होगा या फिर मिट्टी की पतली परतों का बना होगा। बेसिकली भूमंडल पे जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। भूमंडल से हमें क्या प्राप्त होता है, जीवों के लिए पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। जलमंडल से हमें जल प्राप्त होगा, वायुमंडल से हमें वायु प्राप्त होगी। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। पृथ्वी की सतह को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, एक तो बड़े स्थलीय भूभाग जिसको हम महाद्वीप कहते हैं, ठीक है, महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तथा बहुत बड़े जलाशयों को जिसको हम महासागरीय बेसिन कहते हैं। ठीक है, बहुत बड़े जलाशयों को जिसको हम महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बात देखो यहाँ पर आप समझिए, हमने आपको कहा नोट्स यदि आप बना रहे हैं तो आप कैसे बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहले नोट्स बनाने का तरीका क्या है, हमने आपको बताया। आप यहाँ पर डालेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, चैप्टर का नाम डालेंगे। फिर हमने 4 परिमंडल जो आपको बताया आप वो लिखेंगे। फिर हमने पहला परिमंडल उठाया स्थलमंडल, आप स्थलमंडल लिखेंगे। ठीक है, स्थलमंडल का निर्माण, ठीक है, स्थलमंडल पृथ्वी के ठोस सतह को कहते हैं। ठीक है, ठोस सतह पर आप दो चीज़ें आप पा सकते हैं, या तो मिट्टी की परतें पा सकते हैं। ठीक है, या तो आपको मिट्टी की परतें मिलेंगी, या तो आपको मिट्टी की परतें मिलेंगी। ठीक है, दूसरा आपको क्या मिलेंगे, या तो फिर आपको चट्टानें मिलेंगी, चट्टानें मिलेंगी। ठीक है, और इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, तो जीवों के लिए पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, जीवों के लिए पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अब देखो स्थलमंडल को हम बेसिकली 2 भागों में बांट सकते हैं। स्थलमंडल को हम बेसिकली 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो महाद्वीप, और दूसरा हमारा क्या है, महासागरीय बेसिन। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, महासागरीय बेसिन। देखो स्थलमंडल पे आप देखेंगे, ऐसा तो है नहीं कि जो महासागर हैं उनके नीचे स्थल ही नहीं है, है ना, पानी ही पानी है, उनके नीचे भी स्थल है।
ठीक है। यदि आप महासागरों को खाली कर देंगे तो उनके नीचे भी ज़मीन आपको दिखेगी। ऐसा नहीं कि महासागरों का जल अगर ख़त्म हो जाए तो उसके नीचे कुछ भी नहीं है, नहीं, उसके नीचे भी आपको चट्टानें मिलेंगी, आपको ज़मीन मिलेगी। तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम महासागरीय बेसिन कहेंगे। महासागरीय बेसिन बेसिकली आप जैसे कटोरा लीजिए, कटोरा लीजिए, उसमें जल भर दीजिए। अब जल जब तक भरा है तब तक वो महासागर है, लेकिन जब से ही उसमें से जल निकाल दीजिए तो जो कटोरा आपके पास बच रहा है वो बेसिन है, वो महासागरीय बेसिन है। समझ गए? इमेजिन करिए आपके पास कटोरे को आपने महासागर मान लिया और महासागर का जल पूरा हटाने के बाद जो आपके पास कटोरा बच रहा है वो क्या है, महासागरीय बेसिन है। तो स्थल हमें दो ही तरीके, एक तो स्थल पर ये तो जल हो सकता है, ये तो स्थल पर ऐसे ठोस चट्टानें हो सकती हैं, है ना, ठोस सतह हो सकती है। दो ही चीजें हो सकती हैं स्थल पर, सिंपल सा। ये तीसरी चीज यदि आपके माइंड में आ रही तो आप सोचिए, नहीं आ रही है ना। सतह होगी या तो जल होगा, सतह होगी तो उसको हम बहुत बड़ी, जब सतह होगा जैसे एशिया बहुत बड़ा सतह है ये, तो इसको हम महाद्वीप बोल देंगे। प्रशांत, जहाँ पर बहुत बहुत जल ही जल आपको नजर आएगा, प्रशांत महासागर, तो उसके नीचे की जो सतह होगी उसको हम महासागरीय बेसिन बोल देंगे। समझ गए इतनी बात? तो स्थल मंडल को बेसिकली हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो महाद्वीप जो बहुत बड़े स्थल के भूभाग होते हैं, और दूसरा महासागरीय बेसिन जो महासागरों के नीचे की भूमि होती है, उनको हम महासागरीय बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो आगे हमको ये समझना है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई भूमंडल के बारे में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, ये आप बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि समुद्री जल का जो तल होता है वो सभी जगह समान होता है, इसलिए हम स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापते हैं, जिसे शून्य माना जाता है। ठीक है, चाहे स्थल की ऊंचाई, स्थल से ऊपर की ऊंचाई हो चाहे स्थल से नीचे की ऊंचाई हो, उसको हम समुद्री तल से मापते हैं। जैसे सबसे गहरा जो गर्त है जिसको हम मैरियाना ट्रेंच कहते हैं, मैरियाना गर्त कहते हैं, उसको भी हम समुद्र तल से नापेंगे। सबसे ऊंचा जो शिखर है माउंट एवरेस्ट, उसको भी हम किससे नापेंगे, समुद्र तल से नापेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो समुद्र का तल होता है वो सभी जगह आप समान होता है। तो जब भी हमें दूरी, ऊंचाई मापनी होती है, फिर गहराई मापनी होती है, तो हम समुद्र तल से मापते हैं। ठीक है, यही बात आपको समझनी है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। कितना ऊंचा है, 8,848 मीटर है। और सबसे गहरा जो गर्त है समुद्र में, सबसे गहरा जो गर्त है वो है मैरियाना गर्त। ठीक है, क्या है मैरियाना गर्त, मैरियाना ट्रेंच 11,022 मीटर है। कितना गहरा है, 11,022 मीटर है। ये प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशियन में है प्रशांत महासागर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंग्लिश वाले भी ध्यान देते रहे भाई। इंग्लिश में क्या लिखा है, द लेवल ऑफ sea water remains the same everywhere. Elevation of land is measured from the level of sea, which is taken as zero. सी के लेवल को हम क्या मानते हैं कि ये जीरो है। ठीक है, ये जीरो ऊंचाई से, अब चाहे यहाँ से गहराई भी नापेंगे चाहे ऊंचाई नापेंगे, इसको हम जीरो मान के चलते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक है ना, माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स की है। अबाउ द सी लेवल द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ, सबसे लंबी गहराई क्या है, 11,022 मीटर की है। इज रिकॉर्डेड एट द मरियाना ट्रेंच, है ना, मरियाना ट्रेंच में रिकॉर्डेड किया गया इन द पैसिफिक ओशियन, जो कि कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मैरियाना गर्त की गहराई कितनी है, या फिर यह किस महासागर में पाया जाता है। इतनी बात आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको भी आप, जैसे यहाँ पर बॉक्स में दिया होता है कि आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। ठीक है, देखो न्यूजीलैंड की जो एडमंड हिलेरी हैं और भारत के जो तेंजिन नोर्गे शेरपा हैं, ठीक है, ये दोनों लोग 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। ध्यान रखना, पहले पुरुष हैं, ठीक है, व्यक्ति हैं। महिलाओं की हम बात करें, है ना, पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। महिलाओं की बात करें तो जापान की जो जुंको तावेई हैं, ठीक है, जापान की जुंको तावेई हैं, ये विश्व की पहली महिला बनी जो 16 मई 1975 को
16 मई 1975 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखी थी। और भारत की पहली महिला की बात करें तो बचेंद्री पाल है। भारत की पहली महिला की बात करें तो बचेंद्री पाल है, जिन्होंने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपना कदम रखना। तो एक चीज़ आप कॉमन पाएंगे कि मई, यहाँ पर भी मई है, यहाँ पर भी मई है, यहाँ पर भी मई है, 29 मई, 16 मई और 23 मई। तो बेसिकली 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले जो पुरुष चढ़ने वाले थे माउंट एवरेस्ट पे, सबसे पहले चढ़ने वाले जो पुरुष थे वो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा थे। 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पे चढ़े। पहली महिला की बात करें तो जापान की जुंको ताबेई थी, इन्होंने 16 मई 1975 को ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। और बचेंद्री पाल जो है ये भारत की पहली महिला थी जो 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम इन्होंने रखा था। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब स्थल मंडल पर देखो 2 चीज़ें हमने बताया आपको पाई जाती हैं, ये तो बड़े स्थलीय भूभाग मिलेंगे या तो आपको बहुत सारे जलाशय मिलेंगे, है ना। जो बहुत बड़े महासागर, बहुत बड़े जलाशयों को हम क्या कहेंगे, महासागर कहेंगे। बहुत बड़े स्थलीय भूभाग को क्या कहेंगे, हम महाद्वीप कहेंगे। तो सबसे पहले हम महाद्वीप, चूंकि हम स्थल मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्थल मंडल पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, महाद्वीप में और महासागरों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे, महाद्वीपों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो महाद्वीप हमारे कितने, टोटल हमारे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, उनके बारे में हम चलिए पढ़ते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ये ठीक है, ये किससे एक दूसरे से अलग होते हैं, विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ये महाद्वीप की बात करें तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7 बेसिकली महाद्वीप हैं। चित्र में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए हम आपको यहाँ पर, है ना, इस चित्र में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, इस क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पढ़ाव है यही है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। यदि कुछ खा पी रहे हैं तो आप बंद कर दीजिए, ध्यान से सुनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पर आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी है। सबसे पहले यहाँ पर हमने बताया कि पृथ्वी पर टोटल कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे बनता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछा जाएगा, तो एक बार इनका हम क्रम आपको याद करवा देते हैं। ठीक है, एक बार इनका क्रम, मतलब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जब हम बहुत बड़े से छोटे की ओर बढ़ेंगे तो कैसा होगा। सबसे बड़े महाद्वीप कौन सा है, नंबर 1 पर एशिया है, दूसरे नंबर पे क्या है, अफ्रीका, तीसरे नंबर पे हमारा उत्तर अमेरिका, चौथे नंबर पे हमारा दक्षिण अमेरिका, 5वें नंबर पे हमारा अंटार्कटिका जो कि पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है, पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, यदि आपने हमारी पहली वाली क्लासेस ली हैं तो हमने आपको बताया था कि ध्रुवों पर जो होती है वो बर्फ जमी होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्मी विषुवत रेखा पे होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ रही होती है। जो हमने ताप कटिबंध आपको पढ़ाए थे वो वाली क्लास आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझेंगे कि अंटार्कटिका में आखिरकार बर्फ क्यों जमी रहती है ना, उसका आपको जवाब मिलेगा। तो 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, अंटार्कटिका है। 5वें नंबर के बाद 6वें नंबर पे यूरोप आता है और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है, 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ये तो आप बचपन से याद करते हुए आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात आप इतनी समझ गए। अब देखो दूसरी बात आपको समझनी है कि यूरोप और एशिया को एक पर्वत अलग करता है जिसको हम यूराल पर्वत कहते हैं। यूरोप और एशिया को एक पर्वत अलग करता है जिसको हम क्या कहते हैं, यूराल पर्वत कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अब देखिए, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी पाई जाती है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। जब आपसे पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो आप बताएंगे अमेजन नदी। कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है अमेजन। यहाँ पर देखिए, यह है अमेजन नदी आपकी, यह है अमेजन नदी। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछेगा, सबसे लंबी नदी, तो वो है नील नदी। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये अफ्रीका में पाई जाती है। यहाँ पर आप देखिएगा ये नील नदी है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि सहारा मरुस्थल कहाँ है,
तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है वो है सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जो कि हमारा कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। आइए अब थोड़ी सी और चीज़ें समझते हैं, थोड़ी सी और चीज़ें हम समझते हैं। अभी आपको एक पॉइंट हमने बताया, अभी हमने एक पॉइंट हमने आपको बताया था, थोड़ा सा यदि आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात लिखी हुई थी कि विश्व के मानचित्र को ध्यान से देखिए और ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है, स्थल का बहुत बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि पृथ्वी को विषुवत रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को जो विषुवत रेखा है वो दो बराबर भागों में बांटती है। ये हमारी पृथ्वी है ना, ये हमारी विषुवत रेखा है। ठीक है, ये हमारी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा हम 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। विषुवत रेखा हम किसको कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश हमारी विषुवत रेखा कहलाती है। तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध है ये। और जो नीचे वाला भाग है ये क्या है? ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो वही बात बताया जा रहा है कि विश्व का सबसे ज्यादा स्थलीय भाग कहाँ पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अब देखो, ये हमारी विषुवत रेखा है, ये हमारी विषुवत रेखा है यहाँ पर। अब ध्यान से आप खुद ही देखिए, इसमें याद करने जैसा कुछ है ही नहीं। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से दो महाद्वीप हैं, ऐसे कौन से दो महाद्वीप हैं जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है, पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। आप ध्यान देंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया जो है विषुवत रेखा के नीचे है, ये पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है। पहला महाद्वीप ये हो गया। दूसरा अंटार्कटिका, दूसरा हमारा क्या है? अंटार्कटिका। ये दूसरा महाद्वीप है। ये दो ऐसे महाद्वीप है जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, ठीक है, पूरी तरीके से क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में है। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो स्थल का बहुत बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में। देखिए, ये इतना छोटा सा एरिया, ये इतना सा एरिया, और ये इतना ऐसा एरिया, और ये अंटार्कटिका, यही दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। जबकि आप उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो पूरा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का कुछ पोर्शन, पूरा एशिया, यूरोप और अफ्रीका का आधा से ज़्यादा पोर्शन किधर है? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? पहले विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, तो अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे ये विषुवत रेखा होकर गुजरती है, ये कर्क रेखा होकर गुजर रही है, और ये मकर रेखा होकर गुजर रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आप बताएंगे तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। यहाँ पर आप देखेंगे तिब्बत का पठार यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे। ठीक है, आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका में आएंगे। दक्षिण अमेरिका में आप ये देखिए, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आपसे पूछेगा तो हिमालय पर्वत श्रृंखला ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, बेसिकली आप इतनी सारी चीजें इसमें से जान गए हो। अब हाँ, अब एक प्रश्न और से आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका को जोड़ता हुआ एक स्थल है। उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका को जोड़ता हुआ एक स्थल है, इसको हम स्थल संधि के नाम से, बेसिकली दो तरीके की संधियाँ होती है, एक स्थल संधि होती है, एक जल संधि होती है। ठीक है, स्थल संधि जो वह संकरा स्थल भाग, स्थलीय भाग होता है, समझ लीजिए इसको। स्थल संधि हम किसे कहते हैं? स्थल संधि वह स्थल का वह संकरा भाग होता है जो बहुत बड़े भूभाग को जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को ये संकरा सा स्थलीय भाग, ये संकरा सा स्थलीय भाग जोड़ता है, जिसको हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि कहते हैं। ठीक है, पनामा स्थल संधि। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। और जल संधि क्या होती है?
जो दो बहुत बड़ी जल राशियों को जोड़ता है, मतलब जल का वह संकरा भाग जो दो बहुत बड़ी जल राशियों को आपस में जोड़े, जैसे कि सागर, महासागर, है ना, इनको आपस में जोड़े। तो बाकी चीज़ें इस पे हम अभी इस स्लाइड पे फिर आएंगे। इतनी चीज़ें मुझे लगता है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बाकी चीज़ें आपको हम समझाएंगे। एक एक करके हम सारे महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एशिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, नंबर 1 पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है या पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का, ये पॉइंट नोट करिए कीजिएगा, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। ठीक है, पृथ्वी के जो कुल क्षेत्रफल है उसका 1/3 भाग में एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि हमने बता दिया, इसमें आपको कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सिर्फ 2 ही महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है। ये पूर्वी गोलार्ध में है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। आपने आपको दिखाया था, है ना, कि कर्क रेखा जो है, यहाँ पर आप देखिएगा, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, एशिया महाद्वीप से। जब आपसे मकर रेखा या फिर ऑप्शन में मान लो आपको दे दे मकर रेखा, तो मकर रेखा देखिए इस महाद्वीप को कहीं भी नहीं काटती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एशिया के बारे में, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। हमने अभी आपको बताया था कि यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है, और इन दोनों के जो संयुक्त भाग है, इन दोनों का संयुक्त भाग उसको हम यूरोप का यू उठा ले और एशिया का एशिया उठा ले, तो उसको हम यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ आगे आपको बताएगा कि यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को हम क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं, मतलब कि यूरोप प्लस एशिया। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एशिया इज द लार्जेस्ट continent. It covers about 1/3 of the total land area of the earth. The continent lies in the eastern hemisphere. ये कहाँ पर है? ईस्टर्न हेमीस्फीयर में है। ठीक है, the tropic of cancer passes through his continent. Asia is separated from the Europe by the Ural mountains. ये किससे सेपरेटेड होता है? यूराल माउंटेन से सेपरेट हो रहा है। On the west the combined land mass of the Europe and एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। ठीक है, उनकी कंबाइंड हम लैंड मास को क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। किसके? यूरोप और एशिया के। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको यूरोप के बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है। यूरोप जो है ये आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। हमने आपको क्या बताया था? ये 6वें नंबर का, क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वें नंबर का महाद्वीप है। ठीक है, तो यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में है। तो आप देख लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको बताने की जरूरत नहीं, आपके माइंड में फीड हो गया हो। भाई ये एशिया है, हम मैप पे ऐसे चीज़ें बनाते हैं, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो भाई आप इतनी बात बता सकते हो ना कि एशिया के पश्चिम में क्या है? यूरोप है ना। एशिया के पश्चिम में क्या है? यूरोप है। तो वही चीज़ है यहाँ पर लिख दी गई है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर आपको लिख दी गई कि यह एशिया के पश्चिम में है, आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ये 3 तरफ जो है जल से घिरा हुआ है। इतनी बात आप समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। तो अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद विश्व का दूसरे नंबर का महाद्वीप है। ठीक है, विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। विषुवत रेखा इस महाद्वीप के लगभग बीच से होकर गुजरती है। तो देखिए, आप देखते होंगे कि अफ्रीका के जो लोग होते हैं वो बाकी कॉन्टिनेंट के या फिर बाकी महाद्वीप पर रह रहे लोगों की अपेक्षा थोड़ा सा काले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही होती है, और जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी, जहाँ पर ज़्यादा हीट होगा, वहाँ के लोग अपेक्षाकृत क्या होंगे? थोड़ा सा काले होंगे। ठीक है, गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा हमने आपको दिखाया था। यहाँ पर सारी चीज़ें हम आपको मैप पे दिखाते चलेंगे। 1% का भी आपका डाउट रहना नहीं चाहिए। यह है अफ्रीका भैया, देखो यह है अफ्रीका, यह है हमारी विषुवत रेखा। तो देखिए इतना बड़ा भाग देखिए यहाँ पर कहाँ पर है? उत्तरी, भाई ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये छोटको सा भाग, छोटको से लगभग, है ना, 1/3 मान लो, ये कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में है। तो वही चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा रही है, वही चीज़ें आपको अफ्रीका के बारे में बताई जा रही है कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, छोटा सा भाग, थोड़ा सा कंपैरिजन में कम, ये 1/4 1/3 कह लें,
भाग हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर, ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। हमने अभी आपको बताया था कि अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर कर्क, मकर और विषुवत रेखा होकर गुजरती है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, ध्यान रखिएगा। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इससे होकर गुजरती है। हमने आपको बताया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है और सबसे लंबी नदी जो नील नदी है वो अफ्रीका में पाई जाती है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो इजिप्शियन पिरामिड बने हुए हैं तो उसमें ग्रेनाइट के पत्थरों का यूज हुआ है, और आप जब उसकी भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो जो ग्रेनाइट के पत्थर हैं वो 700 से 800 किलोमीटर की रेंज तक आपको मिलेंगे ही नहीं। मतलब कि वो जो पत्थरों को लाया गया है लगभग 800 से 900 किलोमीटर की दूरी से लाया गया है। 800 से 900 किलोमीटर की दूर से लेकर आया गया हो, तो ये एक मिस्ट्री है कि इतने बड़े बड़े स्टोन, इतने बड़े बड़े पत्थर को लाया कैसे गया होगा। तो अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी कि जहाँ पर इजिप्शियन पिरामिड बने हुए हैं वहाँ पर जो है पहले ये नील नदी की ही एक ब्रांच हुआ करती थी। नील नदी की एक ब्रांच हुआ करती थी जो उस साइड से होकर बहती थी। तो मतलब कल्पना ये कर रहे हैं कि वो जो पत्थर हैं उनको नाव पर लाद करके, ग्रेनाइट के पत्थर नाव पर लाद करके उसी नदी के माध्यम से लाया गया होगा और उनसे पिरामिड का निर्माण किया गया होगा। फिलहाल ये तो एक रहस्य ही है एक तरीके से, है ना। बहुत सारी थियरीज हैं इजिप्शियन पिरामिड के ऊपर। फिलहाल वो एक अलग अपना कंसेप्ट है। यहाँ पर याद इसलिए आया कि क्योंकि नील नदी जो है वो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। इतनी बात आप समझ गए। अफ्रीका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो जो आपको ध्यान में रखना। दूसरे नंबर का महाद्वीप, इसे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। मध्य भाग से इसके विषुवत रेखा होकर गुजरती है। सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान यहीं पे है। नील नदी जो सबसे लंबी नदी कही जाती है अफ्रीका महाद्वीप में ही। आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर अमेरिका की बात करें तो उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका चौथे नंबर पे था। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ जिसको पनामा स्थल संधि कहते हैं। पनामा स्थल संधि अभी हमने आपको मैप पे दिखाया था तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, यह महाद्वीप पूरी तरीके से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में है। यह महाद्वीप पूरी तरीके से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। आइए दिखाते हैं आपको कौन कौन से महासागर हैं वो। देखो, यह है उत्तर अमेरिका। हम उत्तर अमेरिका की बात कर रहे हैं तो इधर देखो प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है। ठीक है, और इधर दक्षिणी महासागर है। ठीक है, इधर क्या है इधर दक्षिणी महासागर, तो फिर दक्षिण अमेरिका में आ जाएगा। इधर ये आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो 3 महासागर कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर अमेरिका जो है वो किन किन महासागरों से घिरा हुआ है, तो आपको बताना है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन जो है ये 3 महासागर उत्तर अमेरिका को घेरते हैं। ठीक है, ये है हमारी पनामा स्थल संधि और इसमें बस यही सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो फिर से हम आ जाते हैं भैया उत्तर अमेरिका पे हम फिर से आ जाते हैं। ये 3 महासागरों से घिरा है। और दूसरी बात आपको ये बताई गई कि उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में। तो देखो एक चीज़ समझ लो, उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध का कंसेप्ट क्या है ये देख लो भाई। मान लो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी विषुवत रेखा है जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन है? वही ग्रीनिच वाली जो हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, ग्रीनिच रेखा है। तो ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया हमारा पश्चिमी गोलार्ध और ये हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध। इतनी बात आप समझ में आ गई आपको। ये जो देशांतर रेखा बांट रही है इसको पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांट रही है ना। पूर्वी
पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में, और ये जो आपका विषुवत रेखा बांट रही है वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही है। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर उत्तर अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में, मतलब कि उत्तर अमेरिका जो है इस वाले भाग में है। उत्तर अमेरिका कहाँ पर है? इस वाले भाग में है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको कहा गया कि उत्तर अमेरिका जो है पूरी तरीके से, यहाँ पर देखिए उत्तर अमेरिका जो है पूरी तरीके से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में है। चलिए हम आपको मैप पे दिखाते हैं। देखिए ये मैप पे आप देखिएगा, ये हमारी विषुवत रेखा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, बहुत गोच पोच हो गया है। तो ये है हमारी विषुवत रेखा। ठीक है, आप देखेंगे ये हमारी है विषुवत रेखा, ये हमारी विषुवत रेखा है, और ये हमारी मान लो देशांतर रेखा है। ठीक है, तो आप देखेंगे उत्तर अमेरिका ये उत्तरी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में है ना, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध में है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम बना के अभी समझाया था। तो मेरा मतलब आपको है समझाना। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यदि आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं दक्षिणी अमेरिका पे। ठीक है, अब हम दक्षिणी अमेरिका पे आते हैं। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में सिर्फ 2 ही कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका और वो एक ऑस्ट्रेलिया अपना। ठीक है, अपना नहीं मतलब किसी का भी, ऑस्ट्रेलिया है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर हैं स्थित हैं बताइए। मतलब ये पूछ रहा है कि पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे ले आते हैं ताकि बार बार पीछे हमें ना जाना पड़े। तो देखिए ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के बाद यहाँ पर देखिए दक्षिण अमेरिका से, ओ भाई साहब हमसे पूछ क्या रहा था कि दक्षिण अमेरिका में के पूरब और पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर है। तो भैया पूरब ये हो गया, पश्चिम ये हो गया। पश्चिम में कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। और पूर्व में कौन सा है? अटलांटिक महासागर। पूर्व में कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए कि दक्षिण अमेरिका के पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से महासागर हैं। तो प्रशांत महासागर है और अटलांटिक महासागर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, दक्षिण अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी और है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये हमने आपको बताया था। और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, भैया देख लो खुद, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है कि नहीं। यह है उत्तर, यह है दक्षिण। तो ये पूरी देखिए कितनी लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला इतनी लंबी है, लगभग पूरे दक्षिण अमेरिका को उत्तर से दक्षिण कवर करती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है, जो कि हम आपको पहले सारी चीज़ें बता चुके हैं। अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। तो बहुत छोटकू सा महाद्वीप है ये। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो कि पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरीके से कहाँ पर है ये? पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली द साउथर्न हेमिस्फीयर। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशियंस एंड सीज। इट इज कॉल्ड एन आइसलैंड कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये चारों तरफ से क्या है? वाटर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसीलिए इसको हम आइसलैंड कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। किसके बारे में? अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। तो इसके बारे में जो मेन पॉइंट है, अंटार्कटिका ये 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ये ध्यान में रखो, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, 5वें नंबर का है। ठीक है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के क्या है? मध्य में स्थित है, तभी जो है बर्फ के जो है, बर्फ की बहुत मोटी चादर इस पर जमी रहती है। चूंकि
चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यह किसी भी प्रकार का स्थायी निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। भारत के भी 2 शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। पहले का नाम मैत्री है, दूसरे का नाम दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, तो अंटार्कटिका के बारे में बस आपको यही ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो दक्षिणी ध्रुव है लगभग इसके मध्य में है। दक्षिणी ध्रुव लगभग इसके मध्य में है। यहाँ पर साल के 12 मास बर्फ की मोटी चादरों से यह ढका रहता है। ठीक है, और ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर कोई भी मानव जीवन नहीं है। भाई हमेशा जब बर्फ की चादरों से ढका ही रहेगा, बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, तो यहाँ पर मानव जीवन संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ रिसर्च करने के लिए कुछ देशों के जो है रिसर्च सेंटर यहाँ पर हैं। भारत के भी दो रिसर्च सेंटर यहाँ पर हैं। पहले का नाम मैत्री है और दूसरे का नाम दक्षिणी गंगोत्री। दूसरे का नाम क्या है? दक्षिणी गंगोत्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज ए ह्यूज कॉन्टिनेंट। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट एज इट इज located in the south polar region. It is permanently covered with thick ice sheets. बहुत थिक आइस शीट्स के हमेशा परमानेंटली ये कवर्ड है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ पर कोई परमानेंट जीवन मतलब कोई भी हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहता है जैसे कि बाकी कॉन्टिनेंट्स पे रहते हैं लोग। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशंस इन द अंटार्कटिका। बहुत सारी कंट्रीज के रिसर्च स्टेशंस हैं अंटार्कटिका में। इंडिया आल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशंस देयर। यहाँ पर इंडिया के भी रिसर्च स्टेशंस हैं जिनका नाम मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री है। ठीक है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो ये हो गया अंटार्कटिका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2 कंसेप्ट समझ लो, हालांकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। एक स्थल संधि है और दूसरा जल संधि है। ठीक है, स्थल संधि और जल संधि। तो स्थल संधि बेसिकली क्या होती है? स्थल संधि स्थल का वह संकरा भाग होता है जो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली जो स्थल संधि है इसको हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। ठीक है, इसको हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। ये किसको जोड़ता है? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। तो स्थल संधि बेसिकली क्या होता है? स्थल का संकरा भाग होता है। और जल संधि में क्या होता है? जल का संकरा भाग होता है। जल का संकरा भाग 2 बहुत बड़े जल राशियों को जोड़ता है, जैसे सागर और महासागर को, है ना। और स्थल संधि स्थल का संकरा भाग होता है जो बहुत बड़े कॉन्टिनेंट्स को या फिर बहुत बड़े द्वीप को जोड़ता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए, है ना। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं स्थल संधि के रूप में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाला स्थल संधि जो है पनामा स्थल संधि। ठीक है, अब जल संधि की बात करें तो पानी का सकरा भाग होता है। पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। तो बताओ भाई, भारत एवं श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसका नाम क्या है? पाक जल संधि। उसका नाम क्या है? पाक जल संधि। तो जल संधि के भी उदाहरण आपने देख लिए और स्थल संधि के भी उदाहरण देख लिए। ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर आप देखेंगे ये है श्रीलंका। ये वाली जो जल संधि है ये क्या है? पाक जल संधि है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्थल संधि क्या होती है और जल संधि क्या होती है। यहाँ पर वही चीज़ें इंग्लिश में दी गई हैं। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। PDF डाउनलोड, आपको PDF भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब हम जल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। हम स्थल मंडल के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम जल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल तथा 29% भाग पर स्थल पाया जाता है। स्थल है, जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। सभी रूप का मतलब चाहे वो जलवाष्प हो, चाहे बर्फ हो या फिर चाहे जल हो, ये सभी रूप जलमंडल में हम सम्मिलित करते हैं सभी रूपों को। ठीक है, इनमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, इसमें महासागरों का जल, नदियों का जल, झीलों का जल, हिम नदियों का जल, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प जो है सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, तो जलमंडल के अंतर्गत ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि सभी प्रकार के जल सम्मिलित हैं, पहली बात। और दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखना है कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है। ठीक है,
पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है, सिर्फ 29% भाग पर जो है वो स्थल पाया जाता है। यही कारण है कि जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो ये हमें नीली दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? हमें नीली दिखाई दे रही होती है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? नीले ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखना है, ये मान लो पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है, तो सिर्फ 29% भाग पर 29% भाग को एक यदि हम पाई चार्ट बनाएं तो 29% भाग पर क्या है? स्थल है, ठीक है। 29% भाग पे क्या है? स्थल है, और 71% भाग पे क्या है? जल है। 71% भाग पर क्या है? जल है। ये बात समझ गए। जब हम जल मंडल की बात करते हैं तो जल मंडल टोटल जो मान लो 100% टोटल जल है, ठीक है, 100% टोटल जल है, ठीक है। तो 97.5% जल जो है ये महासागरों में पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है, ठीक है, महासागरों में पाया जाता है। और ये लवणीय जल होता है। कैसा होता है? लवणीय जल होता है, साल्टेड वाटर होता है, ठीक है। कैसा वाटर होता है? साल्टेड वाटर होता है। ये लवणीय जल साल्टेड वाटर होता है, ठीक है। सिर्फ 2.5% जो वाटर है, 2.5% जो वाटर है ये पीने योग्य है। कैसा है? ये पीने योग्य है, या फिर कह सकते हैं शुद्ध वाटर है, जिसको हम बिना फिल्ट्रेशन के, बिना फिल्टर किए हुए पी सकते हैं, पीने में उपयोग कर सकते हैं। अब देखो ये जो 2.5% वाटर है ना, ये जो 2.5% वाटर है ना, इसमें से भी 1.5% 1.5 से 2% के आसपास जो है बर्फ के रूप में है। कैसा है? बर्फ के रूप में है। तो लगभग 1% वाटर जो है वो शुद्ध रूप में पीने के द्रवित रूप में है, पीने योग्य है बस। तो हम नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें 71% यहाँ पर पानी पाया जाता है। हाँ, 71% पृथ्वी के 71% भाग पर पानी पाया जाता है, लेकिन फिर भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 71% भाग पर पानी तो पाया जाता है, लेकिन जितना भी जल पाया जाता है उसमें से लगभग 97% पानी जो है वो साल्टेड वाटर है। उसमें लवण की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि आप उसे विदाउट फिल्ट्रेशन पी नहीं सकते हैं। बचा 3%, और 3% में भी लगभग 2% के आसपास बर्फ के रूप में जमा हुआ पानी है। तो 1% पानी बचा। अब 1% पानी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 99% पानी को जब हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में डायरेक्टली नहीं ला सकते हैं तो भी पानी की हमें कमी महसूस इसलिए होती है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से ज़्यादा अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है, एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। बहुत ज़्यादा खारा होता है जिसको हम मानव के उपयोग में नहीं ला सकते। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमानियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग आलवण जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग आलवण जल के रूप में पाया जाता है, ठीक है, जो कि मनुष्य के 97% तो महासागरों में पाया जाता है, लवणीय है। और उसके बाद देखिए शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ तथा हिम नदियों के रूप में पाया जाता है। बर्फ तथा हिम नदियों के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य, यहाँ पे देखिए जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह पर रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी को महसूस करते हैं, ठीक है। हम पानी की कमी को क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा भाग साल्टेड वाटर है, हमारे पीने योग्य में नहीं आ सकता डायरेक्टली। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशियंस एंड इट इज टू साल्टी। ये बहुत ज़्यादा साल्टी है, ठीक है, फॉर ह्यूमन यूज, है ना। A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets, ठीक है। एक लार्ज अमाउंट में आइस शीट्स के रूप में वाटर पाया जाता है, एंड ग्लेशियर्स के रूप में होता है ये, और अंडर द ग्राउंड या फिर ग्राउंड के अंदर होता है। एंड ए वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर। एक फ्रेश वाटर के रूप में बहुत वेरी स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल है, ठीक है, वेरी स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल है फ्रेश वाटर के रूप में फॉर ह्यूमन यूज, मानव के यूज के लिए। हेंस डिस्पाइट बीइंग ए ब्लू प्लैनेट,
हम इसलिए भी हम ब्लू प्लैनेट भले ही कहे जाते है ना, पानी की मतलब पृथ्वी को नीला ग्रह कहे जाने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, वे फेसिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर, हम वाटर की शॉर्टेज को फेस करते हैं, हम वाटर की शॉर्टेज को क्या करते हैं, फेस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, महासागरों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जलमंडल के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो आपको प्राप्त हो चुकी है। अब हम महासागरों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा भाग जल का महासागरों में पाया जाता है। तो महासागर बेसिकली 5 बहुत बड़े महासागर हैं पृथ्वी पर। महासागर जलमंडल के प्रमुख मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, महासागरीय जल जो होते हैं वो हमेशा गतिशील होते हैं, और इसमें 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। इसमें जो है 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। पहली गति जो है तरंगों के रूप में होती है, दूसरी गति जो है ज्वार भाटा के रूप में होती है, तीसरी गति महासागरीय धाराओं के रूप में होती है। तीसरी गति किसके रूप में होती है, महासागरीय धाराओं के रूप में होती है। ठीक है, महासागरीय जल की 3 मुख्य गति है, महासागरीय जल की ये 3 प्रमुख मुख्य गतियाँ थी। बड़े से छोटे आकार के आधार पर महासागर क्रमशः 5 महासागर हैं। ठीक है, 5 महासागर प्रमुख है। सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर। फिर अटलांटिक महासागर आता है, फिर हिंद महासागर आता है, प्रशांत, फिर अटलांटिक है, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। आइए हम इसको आपको मैप पे दिखाते हैं। मैप पे आ जाते हैं भाई। देखिए ये हमारा प्रशांत महासागर है, ये सबसे बड़ा महासागर। इधर भी देखेंगे ये भी प्रशांत महासागर ही है। ठीक है, जब देखो पृथ्वी तो हमारी गोल है, तो मैप पे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पृथ्वी को काट करके ऐसे चपटा कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप ऐसे बंद करेंगे फिर उसको, ठीक है भाई, जैसे ये है पृथ्वी को, फिर आप ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, पृथ्वी को फिर आप ऐसे घुमा देंगे तो क्या होगा, ये प्रशांत महासागर उधर चला जाएगा। ठीक है, दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ा महासागर आपको यह ध्यान में रखना, प्रशांत महासागर। आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है। तो प्रशांत महासागर की आकृति जो है वो गोलाकार है। कैसी आकृति है, प्रशांत महासागर की जो आकृति है वो गोलाकार है। ठीक है, फिर आता है अटलांटिक महासागर। दूसरे नंबर पे कौन सा है, अटलांटिक महासागर। आप ध्यान से देखेंगे तो अटलांटिक महासागर इस आकार की आकृति बनाता है। अटलांटिक महासागर कैसी आकृति बनाता है, इस आकार की आकृति बनाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पे हमारा हिंद महासागर है। तीसरे नंबर पे हिंद महासागर है। आप देखेंगे ये एक ट्राइंगल बनाता है, ये एक ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल के रूप में बना रहा है, तो इसकी भी आकृति आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर ये आर्कटिक महासागर यहाँ पर है, और ये है हमारा दक्षिणी महासागर। तो बेसिकली ये 5 बड़े महासागर हैं। ठीक है, पहले नंबर पर प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर, चौथे नंबर पे दक्षिणी महासागर, और ये 5वां हमारा है आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये 5 बड़े महासागर हैं। चलिए आइए एक एक करके इन महासागरों के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे थे ठीक है, प्रशांत महासागर की बात कर रहे थे। तो प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ये हमने आपको बताया था कि मैरियाना गर्त जो है सबसे गहरा भाग है, जिसकी गहराई कितनी है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर। कितनी गहराई है, 11,022 मीटर। ये कहाँ पाया जाता है, प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ठीक है, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ठीक है, आकार पूछ लिया जाएगा कि प्रशांत महासागर जो है ये लगभग कैसा है, ये लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। आइए हम आपको मैप पे दिखाते हैं। देखो मैप पे देखिए, हमने बताया था कि ये सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है, यहीं पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो देखो कह रहा है कि अगर हम पश्चिम में बात करें, ठीक है, तो प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन कौन से देश आएंगे, प्रशांत महासागर ये भी भाग है। प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन कौन से आएंगे, एशिया और ऑस्ट्रेलिया आएंगे। प्रशांत महासागर के पूर्व में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आएंगे। तो ये 4 महाद्वीप है जो हैं इसके चारों तरफ है। प्रश्न देखो यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं कि प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन कौन से महाद्वीप हैं, तो आप बताएंगे कि पश्चिम में है एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और पूर्व में कौन कौन से हैं, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। इतनी बात समझ गए। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं प्रशांत महासागर के बारे में।
ठीक है, बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमें जो पढ़ना है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। ये एस आकृति का है, ये एस आकृति का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। इसके पश्चिमी किनारे पे क्या है, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। पूर्वी किनारे पे कौन है, यूरोप और अफ्रीका है। पूर्वी किनारे पे कौन कौन है, यूरोप और अफ्रीका है। चलो भैया इसको मैप पे हम देख लेते हैं। देखो ये है अटलांटिक महासागर, यह है अटलांटिक महासागर। इसके पश्चिम में उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है और पूरब में बात करें तो यूरोप और अफ्रीका है। यह रहा यूरोप, ये रहा अफ्रीका, वो उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये 4 देश मैप पे आप देखे रहेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। आपके जैसे ही पिक्चर आप क्लियर करेंगे, याद करेंगे, तुरंत आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैप पे मैंने देखा था। इसलिए हम सारी चीज़ें आपको विजुलाइज करा रहे हैं मैप के माध्यम से, ताकि आप लंबे समय तक याद रख सकें। ठीक है, आप लंबे समय तक क्या कर सके, चीज़ों को याद रख सके। आगे आपको ध्यान में रखना कि अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है बहुत अधिक दंतुरित है, बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित का मतलब क्या है कि मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है, आपको थोड़ा सा हम डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए दंतुरित का मतलब समझ लीजिए, ये दो दंतुरित तटरेखा का मतलब ये है कि मतलब एक सीध में नहीं है, ये कहीं पर कटी हुई है ना। यहाँ पर आप देखिए ये कहीं पर कटी हुई है, कहीं कहीं पे है ना, कहीं कहीं पे सीधे जा रही है, कहीं कहीं पे और कट जाती है। तो ये इसको हम कहते हैं दंतुरित तटरेखा। ठीक है, सबसे ज़्यादा दंतुरित तटरेखा किसकी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा दंतुरित तटरेखा किसकी है, तो अटलांटिक महासागर की ही है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे दंतुरित का मतलब क्या है। देखो ऐसे महासागर का फ़ायदा क्या होता है, ऐसे महासागर का फ़ायदा ये होता है कि हमें जो जो वो जहाज़ों के रुकने का जो स्थान है, पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, पत्तन होते हैं, वो बनाने में हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ना कि दंतुरित तटरेखा क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो अटलांटिक महासागर की तटरेखा जो है बहुत दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए जो बंदरगाह बेसिकली होते हैं, जहाँ पर जहाज रुकते हैं, पानी वाले जहाज जहाँ पर रुकते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, के लिए आदर्श स्थिति होती है। ठीक है, मतलब इसके लिए महत्वपूर्ण होती है, आदर्श स्थिति होती है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर जो है सबसे व्यस्त महासागर है, सबसे व्यस्त महासागर। ठीक है, इंग्लिश में बाकी ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, है ना, वही सारी चीज़ें इंग्लिश में दी हुई हैं, तो आप देख लीजिएगा। हिंद महासागर की बात करते हैं। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, वो है भारत। भारत देश के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। अभी हमने बताया था कि हिंद महासागर जो है वो कैसा है, हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। देखो एकदम एग्जैक्ट आकृति तो नहीं है, लेकिन मान लिया जाता है कि हिंद महासागर कैसी आकृति बनाता है, ये त्रिभुज के आकार की आकृति बनाता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। ठीक है, हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सारी चीज़ें हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, उत्तर में क्या है, एशिया है, पश्चिम में क्या है, अफ्रीका, और पूर्व में क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो देखो ये देखो, ये है हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है। उत्तर में है एशिया, पश्चिम में है अफ्रीका, और पूर्व में कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो बात करते हैं दक्षिणी महासागर की, बात करते हैं दक्षिणी महासागर की। तो दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को दक्षिणी महासागर क्या करता है, चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। कितने तक, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त पर स्थित है। ठीक है, आर्कटिक महासागर जो है उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। देखो ध्यान देना बेरिंग जल संधि के बारे में। यह प्रशांत महासागर से, इससे प्रशांत महासागर से एक छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे हम बेरिंग जल संधि कहते हैं। यह उत्तर अमेरिका
यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, यूरेशिया क्या है? यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भाग है उसी को हम यूरेशिया कह रहे हैं। तो इतनी बात आप समझ गए आर्कटिक महासागर के बारे में। अब हम आते हैं, ये समझ गए दंतुरित तट रेखा क्या होती है, जब थोड़ा सा एक सीध में ना हो के अनियमित तट हो, है ना, अनियमित तट हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं? दंतुरित तट रेखा कहते हैं। अब बात करेंगे हम वायुमंडल की। तो वायुमंडल में बेसिकली वायुमंडल है क्या? वायुमंडल में को 5 परतों में डिवाइड किया गया है। सारी परतों के काम क्या होते हैं, वही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई पेशेंस थोड़ा बनाए रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है मैं जानता हूँ, लेकिन पेशेंस तो थोड़ा सा बनाना ही पड़ेगा आपको। तो चलिए अब हम बात करेंगे वायुमंडल के बारे में। हमने स्थल मंडल को पढ़ा, जल मंडल को पढ़ा, अब हम वायुमंडल को पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक परत, हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी जो है चारों तरफ से क्या हुई है? गैसों से घिरी हुई है। इसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें वायु प्रदान करती है जिसे हम सांस लेने में उपयोग करते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है। अभी इसको हम डिटेल में देखेंगे कि कौन सी परत जो है सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में डिवाइड किया जाता है। कितनी परतों में? वायुमंडल को उसके घटकों, है ना, उसके घटक तथा तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए, अगर हम पृथ्वी की सतह से शुरू करें तो सबसे पहली परत हमें मिलेगी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल मिलेगा। ठीक है, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन द composition, temperature and other properties. These layers starting from the earth's surface are called the troposphere. सबसे पहले कौन सी पर लेयर है? ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर, फिर उसके बाद एक्सोस्फेयर। ये 5 बेसिकली परत हैं। यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी चीज़ें तो आप परिभाषा वगैरह तो परिभाषित कर ही लेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो सबसे नीचे कौन सा है? क्षोभ मंडल, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। फिर क्या है? समताप मंडल, इसको स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, फिर आयन मंडल, इसको थर्मोस्फेयर बोलते हैं। इसको ताप मंडल भी हम कहते हैं। ठीक है, ताप मंडल भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको थर्मोस्फेयर बोलते हैं। फिर बहिर्मंडल, जिसको हम एक्सोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, एक्सोस्फेयर बोलते हैं। आइए एक एक परतों पर हम डिस्कशन करते हैं, ताकि हमारा जो सारी कंसेप्ट है, जो हमारे सारे प्रश्न हैं, वो क्लियर हो जाए। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बनना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। ठीक है, साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। हमने अभी आपको बताया था कि 99% भाग में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, 99% भाग में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही पाया जाता है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% है। ठीक है, आयतन के अनुसार देखें तो ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है। ठीक है, पृथ्वी तथा दूसरी अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि जो है 1% मात्रा पर अन्य गैसें पाई जाती हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन, ये बात ध्यान में रखिएगा, जैसे सबको पता होगा कि ऑक्सीजन जो है सांस लेने के लिए आवश्यक है, लेकिन नाइट्रोजन के बारे में आप ये ध्यान में रखना, नाइट्रोजन की जो है आवश्यकता हमें प्राणियों की वृद्धि में आवश्यक है, मतलब वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है। देखो बात यह है ना कि पृथ्वी हमारी जितनी ऊष्मा ग्रहण करती है दिन के समय में सूर्य की रोशनी से, रात के समय वो अपनी पूरी ऊष्मा खो देती है, पूरी ऊष्मा जो है खो देती है। जैसे आप चंद्रमा के बारे में बात करते हैं, तो चंद्रमा जितना दिन के समय में वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन रात के समय में सारी ऊष्मा वो खो देता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है।
और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें नहीं है वहाँ पे। पहली बात तो वायुमंडल ही नहीं है। अगर वायुमंडल हो भी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें ना हो, तो जो टेम्परेचर है वो पूरा का पूरा खो जाएगा। मतलब रात के समय बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो ऐसे में जीवन जो है वो थोड़ा सा संभव नहीं होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि दिन के समय में जितनी भी ऊष्मा को अवशोषित करती है हमारी पृथ्वी, रात के समय जब वो ऊष्मा खो रही होती है तो वो ऊष्मा जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑब्जर्व कर लेता है, वो अवशोषित कर लेती है ऊष्मा। इससे क्या होता है कि हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस्ड रहता है, संतुलित रहता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियों का धुआं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है गाड़ियों से, मोटर से। तो इन सारी चीज़ों के जो मतलब जो भी ईंधन है इनको जब जलाया जाता है, दहन किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब इससे क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर जो संतुलित रहना चाहिए था, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अवशोषित कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या हो रहा है कि हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है। ठीक है, इसी घटना को क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन कहते हैं। क्या कहेंगे, भूमंडलीय तापन कहते हैं, जिसको भूमंडलीय तापन, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। अब देखो, ग्लोबल वार्मिंग से खतरा यह होगा कि बहुत ज़्यादा जब तापमान बढ़ जाएगा पृथ्वी का, और पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। अब पृथ्वी जितना भी टेम्परेचर ले रही है वो टेम्परेचर खोने की बजाय क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेगी। जब अवशोषित कर लेगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। जो बर्फ से ढके हुए हैं, जो बर्फ से ढके हुए, जैसे ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है, वो अंटार्कटिका पूरा क्या है, बर्फ से ही जमा हुआ है। तो जब तापमान बढ़ेगा तो वो बर्फ पिघलेगी, तो जो आसपास के कॉन्टिनेंट हैं, जो आसपास के महाद्वीप हैं, उनमें क्या आएगी, उनमें बाढ़ आ सकती है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है हानिकारक तो है ही है। और दूसरी चीज़, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ध्यान रखना कि पौधों की वृद्धि के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल की घनत्व में भिन्नता आती है। ऊंचाई के साथ क्या होता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल की घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना कि यह वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई के साथ साथ क्या है, वायुमंडल की घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर हो, देखो सिंपल सी बात है, जब हम वायु को गर्म करते हैं तो उसकी डेंसिटी में अंतर आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पर होता है, तो समुद्र तल पर जो वायु होती है उसकी डेंसिटी जो होती है, उसकी जो घनत्व होती है वो सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं इसके घनत्व में तेजी के साथ घटता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर जो पर्वतारोही होते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है, को हवा की घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पे चढ़ते हैं, जब वो ऊंचे पे जाते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। यही कारण है कि वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ क्या होता है, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है कि जो वायु का जो घनत्व है उसमें कमी आती है। ठीक है, चलिए इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में हमें कम महसूस होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। देखो पवन की परिभाषा भी है ना, विंड्स जो होती हैं पवन, इनकी परिभाषा भी दी गई है। विंड्स की परिभाषा क्या है, कह रहा है कि कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में हमें कम महसूस होता है। ठीक है, एक ऊपर देखेंगे, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। क्या, वायुमंडल के जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है, वो सभी जगहों पर समान नहीं होता है।
ठीक है, कहीं पर कम होता है तो कहीं पर ज़्यादा होता है। और वायु हमेशा उच्च दाब से, जहाँ पर वायुमंडल प्रेशर ज़्यादा होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है, निम्न दाब की ओर बहती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु बहती है तो इसी गतिशील वायु को क्या कहते हैं? इसी गतिशील वायु को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। राइट, इतनी बात समझ गए होंगे आप। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जीवमंडल, जैवमंडल की हम बात करेंगे, बायोस्फीयर की बात करेंगे। हमने वायुमंडल की बात कर ली, ठीक है, वायुमंडल की बात हमने कर ली। जो पांचों परतें हैं, पांचों परतों के बारे में हम डिटेल से देखेंगे आगे आने वाली कक्षाओं में, क्योंकि ये कक्षा वैसे भी इस चैप्टर में जितना दिया हुआ था वही चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। बाकी एक एक परतों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, जब क्लास 7 की एनसीईआरटी कवर कर रहे होंगे, 8th की एनसीईआरटी कवर करेंगे तब। ठीक है, अब जीवमंडल के बारे में आपको ध्यान में रखने की, जीवमंडल स्थल, जल एवं हवा के बीच का सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े होते हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, जंतु जगत एवं पादप जगत। ठीक है, जीवमंडल के प्राणी दो तरीके के होते हैं, एक जंतु जगत होता है, एक पादप जगत होता है। ठीक है, पादप जगत मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो पादप जगत में आ जाते हैं। ठीक है, जंतु जगत में जितने भी प्रकार के जीव हैं, सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े स्तनधारी जीव तक, वो सभी के सभी क्या आ जाएंगे? जीव जगत पे आ जाएंगे। तो बायोस्फीयर आप समझ गए होंगे, क्योंकि बायोस्फीयर हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि वह क्षेत्र जहाँ पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा खुद भी प्रभावित होते हैं, वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? जैवमंडल कहलाएगा, बायोस्फीयर कहलाएगा। तो वही है कि जहाँ स्थल, जल तथा हवा के बीच का जो सीमित भाग है वही क्या कहलाएगा? जीवमंडल कहलाएगा। ठीक है, और मनुष्य सहित सभी प्राणी, आप यहाँ देखेंगे, मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल को, देखो मनुष्य सहित सभी प्राणी जितने हैं, पहली बात तो वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करने के साथ साथ वो जीवमंडल को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये है हमारा जैवमंडल। ठीक है, ये हमारा जैवमंडल है। यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी गई है थोड़ी सी चीज़ों को। देखिए, यह हमारा है वायुमंडल, ये हमारा है जलमंडल और यह है हमारा स्थलमंडल। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं, वायु भी यहाँ मिल रही है, जल भी यहाँ मिल रहा है और स्थल भी यहाँ मिल रहा है। तब यहाँ पर देखिए ये जीवन, ये घर बने हुए हैं, है ना, ये घर बने हुए हैं। यहाँ पर देखो ये ऊँट है, ठीक है, ये ऊँट है, ये बकरी है, ये भैंस है, ये शेर है। तो विभिन्न प्रकार के जीव जो हैं, ये हाथी है, यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, है ना। तो यही पूरा डायग्राम जो है, यही पिक्चर जो है जैवमंडल को दर्शाती है। ठीक है, ये जैवमंडल को दर्शाती हुई एक पिक्चर है। आगे हम देखें तो पृथ्वी की ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की तीनों परिमंडल जो है आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, है ना। जलमंडल स्थलमंडल को प्रभावित करता है, स्थलमंडल जलमंडल को प्रभावित करता है, वायुमंडल जैसे वायु क्या कहता है, स्थलमंडल को प्रभावित कैसे? वायु अपर्दन करता है, अपर्दन एवं निक्षेपण किसके माध्यम से होता है? जल के माध्यम से होता है और वायु के माध्यम से होता है। तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया भी करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, ये बात ध्यान में रखने योग्य है। ठीक है, वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, CO2 की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। ये ग्लोबल वार्मिंग वाला शब्द जो है आप ध्यान में रखिएगा, भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें पृथ्वी के संसाधनों का सीमित उपयोग करने की आवश्यकता है। पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग करने की जो है
आवश्यकता है, जिससे हमारा भूमंडलीय तापन न बढ़े और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी यह आवश्यक है। ठीक है, सतत विकास के लिए भी ये आवश्यक है। आते हैं अब एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा 10 मिनट के अंदर रिवीजन कर लेते हैं कि आखिरकार हमने क्या क्या पढ़ा, फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए 10 मिनट के अंदर हम फटाफट से पूरा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको जो है सारी चीज़ें एकदम याद हो जाएं। तो सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि हम आज हम 5वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में क्लास 6 एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं। यह है हमारा 5वां चैप्टर, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। हमने बताया था कि मेजर डोमेन्स में बेसिकली आपको 4 चीज़ें पढ़नी है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल पढ़ना है। ठीक है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों के सम्मिलित भाग को हम क्या कहेंगे, जैवमंडल कहेंगे। ये 4 प्रमुख पृथ्वी के डोमेन्स हैं या परिमंडल हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको हम भूमंडल कहते हैं। ठीक है, और गैस की हमारी चारों तरफ जो गैसों का ये विशाल भंडार हमें महसूस होता है, गैसों का जो विशाल आवरण है उसको हम वायुमंडल कहते हैं, उसको हम वायुमंडल कहा जाता है ना। यहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी अन्य गैसें पाई जाती हैं। फिर हमने आपको बताया था जलमंडल के बारे में। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पे जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। ठीक है, जलमंडल के बारे में बताया था कि जलमंडल में उस जल की तीनों रूपों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो वाष्प के रूप में हो, चाहे बर्फ के रूप में हो, चाहे द्रव के रूप में हो। सभी रूपों में जहाँ भी जल पाया जाता है उन सभी का सम्मिलित रूप जो है जलमंडल कहलाता है। सभी का संयुक्त रूप में यदि मिला दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, जलमंडल कहेंगे। फिर जीवमंडल के बारे में हमने बात करी थी। जलमंडल, स्थल, जीवमंडल वह सीमित क्षेत्र है जहाँ पर जल, स्थल और हवा या फिर वायु एक साथ मिलती है। वह सीमित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। बेसिकली यहाँ पर जीवन संभव होता है। मतलब अगर हम सिंपल भाषा में डिफाइन करना चाहें तो वह क्षेत्र जहाँ पर जीवन संभव हो जैवमंडल कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको बताया था, ये चीज़ें डायग्राम के माध्यम से हमने आपको समझाई थी। फिर हमने कुछ शब्दों के बारे में देखा था कि लिथास का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, लिथास का अर्थ होता है पत्थर। हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल से होता है। और उसके बाद एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प। एटमॉस का अर्थ क्या होता है, वाष्प होता है। और बायोस का अर्थ क्या होता है, बायोस का अर्थ होता है जीवन। बायोस का अर्थ क्या होता है, जीवन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भूमंडल के बारे में हमने चर्चा करी थी कि पृथ्वी के ठोस भाग को हम भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी का जो ठोस भाग है 2 चीज़ों से बेसिकली मिलकर बना होता है, एक तो चट्टानों से, दूसरा मिट्टी की परतों से मिलकर बना होता है। ठीक है, मिट्टी की पतली परतों से मिलकर बना होता है। स्थल मंडल को हम बेसिकली 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बड़े स्थलीय भूभाग को जिसको हम महाद्वीप कहते हैं, दूसरा हम महासागरों के नीचे की जमीन जिसको हम महासागरीय बेसिन कहते हैं। अब बड़े स्थलीय भूभाग की बात करें तो ऐसे 7 बड़े स्थलीय भूभाग हैं या फिर 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़े से छोटे आकार में बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, फिर उसके बाद अफ्रीका है, फिर उसके बाद उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो बड़े से छोटे के क्रम में 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर पाए जाते हैं। 5 महासागर हैं। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर इधर दक्षिणी महासागर, फिर उधर आर्कटिक महासागर है। ठीक है, 5 बड़े महासागर हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई। आगे हमने आपको बताया था, आगे हमने पढ़ा था कि समुद्र का जल सभी, है ना, एक इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि समुद्र के जल का जो तल होता है वो सभी जगहों पे समान होता है। इसलिए हम जब किसी ऊंचाई को माप रहे होते हैं, गहराई को माप रहे होते हैं तो समुद्र तल से मापते हैं। समुद्र तल से मापते हैं और समुद्र तल को जो है हम 0 मापते हैं, 0 डिग्री। 0 डिग्री नहीं, 0 मीटर की, है ना, बेस मान के चलते हैं 0। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। और विश्व का सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा गड्ढा वो है मैरियाना गर्त या फिर मैरियाना ट्रंच, जिसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर है। ठीक है, कितनी है, 11,022 मीटर है। ठीक है, फिर आगे हम बढ़े तो हमने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड के जो एडमंड हिलेरी हैं तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा हैं। भारत की तेंजिंग नोर्गे शेरपा हैं। ये पहली बार 29 मई 1953 को 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। जबकि महिलाओं की बात करें तो जापान की जुंको ताबेई जो है ये 16 मई 1975 को गई। और भारत की जो पहली बचेंद्री पाल, पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बचेंद्री पाल हैं, इन्होंने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पे कदम रखा। ठीक है, कब, 23 मई 1984 को। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। फिर हमने महाद्वीपों की बात करी तो 7 महाद्वीप हैं। हमने आपको बताया
सातों महाद्वीप को हमने यहाँ पर आपको दिखाया था। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, फिर यूरोप, फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर यहाँ पर यूरोप है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। महासागरों की बात करें तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर एस आकार का है, प्रशांत महासागर सर्कल के आकार का है, फिर हिंद महासागर ये त्रिभुजाकार आकृति का है, फिर दक्षिणी महासागर है, ठीक है, जो कि अंटार्कटिका को चारों ओर से घेरे हुए है। ठीक है। और पांचवा महासागर हमारा आर्कटिक महासागर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको। फिर हमने एशिया के बारे में जाना कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का 1/3 भाग घेरे हुए है, 1/3 भाग घेरे हुए है। यह महाद्वीप जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। महाद्वीप कर्क रेखा जो है इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है। हमने बताया था कि एशिया के पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत है, जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को हम यूरेशिया कहते हैं। ये बात हमने आपको बताई थी। फिर उसके बाद हमने यूरोप के बारे में बताया था कि 6ठे नंबर का महाद्वीप है। पहली बात तो ये ध्यान में रखो। ठीक है, एशिया के पश्चिम में यह स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, ये 3 तरफ से क्या हुआ है, जल से घिरा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अब तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा जो है इसके मध्य भाग से होकर गुजरती हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो है सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में है। और सबसे लंबी नदी जो नील नदी है इसी महाद्वीप में है। ठीक है, इसी महाद्वीप में है। यह महाद्वीप के चारों ओर समुद्रों से घिरा, समुद्रों और महासागरों से घिरा है। यह महाद्वीप जो है समुद्रों और महासागरों से चारों ओर से घिरा हुआ है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब विषुवत रेखा या ठीक है विषुवत वृत्त या फिर 0 डिग्री अक्षांश लगभग इसके मध्य से होकर गुजरता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान में रखना है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका के साथ एक जल संदेश जुड़ता है जिसको हम स्थल संदेश जुड़ता है जिसको हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरीके से उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप पूरी तरीके से उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। ठीक है, यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। उत्तर अमेरिका है ना, सबसे कौन कौन से महासागर, उत्तर अमेरिका के यदि पश्चिम में बात करें तो प्रशांत महासागर है, और पूरब में बात करें तो अटलांटिक महासागर है, और उत्तर में बात करें तो आर्कटिक महासागर है। मतलब ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। फिर आगे हमने आप बात करी थी दक्षिण अमेरिका के बारे में। तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं, तो इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में कौन सा है, प्रशांत महासागर है। भाई देख लीजिए यहाँ पर है ना, पश्चिम में कौन सा है, प्रशांत महासागर है। ये देखिए, दक्षिण में पूरब में कौन सा, अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में कौन सा, प्रशांत महासागर दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका पे हम लोग थे। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका पे हम लोग थे। उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर पाई जाती है जिसको हम एंडीज पर्वत श्रृंखला कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में है। और सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में है। फिर हमने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया के बारे में। सबसे छोटा सा महाद्वीप है, पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, जल चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका की हमने बात करी थी, ये 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यहाँ पर हमेशा क्या होता है, बर्फ की मोटी चादरों से यह ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है, जैसे भारत के भी 2 शोध केंद्र है, मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, यहाँ पर कोई स्थायी जीवन संभव नहीं है। कहाँ पर, अंटार्कटिका में। ठीक है, स्थल संधि और जल संधि के बारे में हमने आपको बताया था कि स्थल संधि स्थल का संकरा भाग होता है जो दो बड़े महाद्वीपों को या बड़े भूभाग को जोड़ते हैं। और जल संधि
वो जल का सकरा भाग होता है जो बहुत बड़ी विस्तृत जल राशियों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, इस जल संधि के एग्जाम्पल देखें तो भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है वो पाक जल संधि आप देख सकते हैं। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच जो स्थल संधि है वो पनामा स्थल संधि, ये उदाहरण के तौर पे आप ध्यान में रख सकते हैं। जलमंडल की बात करें तो जलमंडल जो है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके 71% भाग पर जल पाया जाता है और 29% भाग पर स्थल पाया जाता है। अंतरिक्ष से यही कारण है कि अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है। देखो 71% जल पाए जाने के बावजूद भी हम जल की कमी को महसूस करते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 71% जल तो पाया जाता है, लेकिन जितना जल पाया जाता है उसका लगभग 97%, 97% जल लवली जल है, हाईली साल्टेड वाटर है, जिसको हम डायरेक्टली पीने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। 3% फ्रेश वाटर है, 3% ओनली 3% फ्रेश वाटर है, और उसमें भी लगभग 2% बर्फ के रूप में और हिम नदियों के रूप में जमा है। तो ऐसे में सिर्फ हमारे पास 1% वाटर बचता है पीने के लिए। यही कमी, यही रीजन है कि हम क्या करते हैं, जल की कमी को महसूस करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। फिर आगे हमने महासागरों की बात करी थी, 5 महासागर हैं, 5 महासागरों की हमने बात करी थी। ये आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहते हैं। इसमें 3 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। पहला तो तरंगों के रूप में पाई जाती हैं, दूसरा ज्वार भाटा के रूप में, और तीसरा महासागरीय धाराओं के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? महासागरीय धाराओं के रूप में पाई जाती है। 5 महासागर क्रमशः है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर है, और दक्षिणी महासागर उधर क्या है, आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर बेसिकली हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो प्रशांत महासागर के बारे में हमने बात की थी। प्रशांत महासागर के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान में रखनी है कि महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त है, जो कि कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। ठीक है, ये कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। फिर आगे हमने अटलांटिक महासागर की बात करी थी। अटलांटिक महासागर एस आकृति का महासागर है। कैसा है? एस आकृति का महासागर है, अंग्रेजी की एस आकृति का। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, एवं पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। हमने मैप पे आपको दिखाया था। ठीक, वही सारी चीज़ें हैं। या हिंद महासागर है, फिर हिंद महासागर की बात करी थी, फिर हमने दक्षिणी महासागर की बात करी थी, फिर उसके बाद हमने आर्कटिक महासागर की बात करी थी। ठीक है, आर्कटिक महासागर में बेरिंग जल संधि के बारे में बात कर रहा था। फिर दंतुरित तटरेखा क्या होती है ना, ये पत्तनों एवं बंदरगाहों के लिए बहुत आदर्श स्थिति होती है ऐसी। और ये कहाँ पाई जाती है? अटलांटिक महासागर में। दंतुरित तटरेखा किस में पाई जाती है, किस महासागर में? तो ये अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल की हम बात करें तो वायुमंडल जो हमारी तरफ, हमारी चारों तरफ जो गैसों का बहुत भयंकर सा, बहुत विशाल सा आवरण है, यही को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। इससे हमें सांस लेने के लिए गैस, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, और भी अन्य गैसेस इससे हमें मिलती हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों तथा तापमान के आधार पर 5 परतों में डिवाइड किया गया है। यदि हम पृथ्वी से ऊपर की ओर चले तो ये 5 परत कौन कौन सी हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहला है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या फिर बाह्य मंडल। आयन मंडल को हम ताप मंडल भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में थर्मोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में थर्मोस्फेयर कहते हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ घटती हैं, तो क्षोभ मंडल में घटती हैं। हालांकि जब हम सभी परतों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको इन सारी चीज़ों के बारे में हम बता रहे होंगे। अभी जितना इस चैप्टर में दिया हुआ है हम सब सिर्फ उतना ही कवर करेंगे। फिर वायुमंडल के बारे में और अन्य जानकारी दी गई है कि वायुमंडल में गैसों की मात्रा के बारे में बताया गया है। तो 78% सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की है। ठीक है, नाइट्रोजन की है, जो कि कितनी है, 78% है। फिर 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। 1% में अन्य गैसेस पाई जाती हैं, जैसे आर्गन हो गया। ठीक है, आर्गन हो गया, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। तो वही चीज़ें बताई गई है ना। तो ये सारी चीज़ें कुछ उसके एप्लीकेशन हैं, देख लेंगे। फिर जलमंडल के बारे में बताया गया था। जलमंडल वही संयुक्त भाग है जहाँ पर जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल मिले। फिर इसके बाद आपको क्या बताया जाएगा,
फिर आपको बताया था तीनों परिमंडल जहाँ आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये तीनों परिमंडल क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक तो इसके बाद ये हो गया फटाफट से डिवाइज। अब हम जो एक्सरसाइज दिए होते हैं, पीछे जो क्वेश्चन दिए होते हैं, उनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको कितना समझ में आए, कितनी चीज़ें आपको समझ में आई, उन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा अपने आप को एक आकलन कर पाए कि हम कितना हमें चीज़ें समझ में आई। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के 4 प्रमुख मंडल कौन कौन से हैं। तो बताओ भैया, पृथ्वी के 4 प्रमुख मंडल कौन कौन से हैं। हमने आपको बताया था स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, और इन तीनों के सम्मिलित रूप को जैवमंडल। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख परिमंडल हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा है पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताइए। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताइए। तो महाद्वीप कौन कौन से हैं। एशिया हो गया पहला, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हो गए। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है। तो हमने आपको बताया था कि अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया जो हैं ये पूरी तरीके से कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखे। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या है, क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर ताप मंडल कहेंगे या फिर उसको थर्मोस्फेयर भी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसको हम तापमंडल या थर्मोस्फेयर बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या है, बहिर्मंडल जिसको हम एक्सोस्फेयर बोलते हैं। तो ये 5 प्रमुख वायुमंडल की परतें हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी 71% भाग पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। ठीक है, इसके 71% भाग पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, इसलिए हम इसको, और जब 71% भाग पर जल पाया जाता है तो जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये हमें नीले रंग की दिखाई देती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध को स्थली गोलार्ध क्यों कहा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, उत्तरी गोलार्ध को स्थली गोलार्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का बहुत बड़ा स्थलीय भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमने आपको दिखाया था, ये बात हमने आपको बताई भी थी कि पृथ्वी का स्थलीय भाग में जो बहुत बड़ा भाग है, यहाँ पर देखिए स्थल का बहुत बड़ा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में है ना। विषुवत रेखा एक बार थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि पृथ्वी का जो बहुत बड़ा स्थलीय जो भाग है ये है हमारी विषुवत रेखा, ये हमारी क्या है, विषुवत रेखा। तो आप देखेंगे स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है और बहुत कम भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। इसीलिए यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है, ठीक है, इसीलिए प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। ठीक है, यही रीजन है कि उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाता है, स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है, जीवित प्राणी के लिए जीवमंडल क्यों आवश्यक है, क्योंकि जीवमंडल ही वह ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वायु, जल और स्थल तीनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं जीवन जीने के लिए। इसलिए जीवमंडल जो है जीवित प्राणियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप, एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। तो यूराल पर्वत श्रृंखला जो है, यूराल पर्वत श्रृंखला हमने आपको दिखाया था, एशिया और यूरोप को अलग करती है। ठीक है, आइए हम मैप पे आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, यूराल पर्वत श्रृंखला जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है, ये है यूराल पर्वत श्रृंखला। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है। तो स्थल संधि से जुड़ा हुआ है, स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्थल संधि का नाम क्या है, पनामा स्थल संधि। ठीक है, पनामा स्थल संधि नाम है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो नाइट्रोजन भैया सर्वाधिक है, कितने परसेंट है, 78% है। ऑक्सीजन 21% है, कितना है, 21% है। तो सर्वाधिक किसका है, नाइट्रोजन का है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है। तो थल मंडल जो है हमारा, थल मंडल या फिर स्थल मंडल किससे बना है, चट्टानों से बना है।
ठीक है। ये हमारा जो है चट्टानों से बना है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा है। खाली स्थान भरना है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग क्या है? जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तो मैरियाना गर्त जो है, मैरियाना गर्त जो है ये सबसे गहरा भाग है। कितनी गहराई है इसकी? 11,022 मीटर। कितनी गहराई है इसकी? 11,022 मीटर है। दूसरा प्रश्न हमारा है, डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। तो हिंद महासागर का नाम जो है, हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पे रखा गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, डैश स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। तो जैवमंडल जो है, ठीक है, जैवमंडल जो है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जैवमंडल। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है तो यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डैश है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कितना है? 8,848 मीटर। कहीं कहीं पे ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहीं कहीं पे 8,850 मीटर भी दिया रहता है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलें तो ये वाला 8,848 मीटर है। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी आपको सुझाव देना है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। और जो भी आपके डाउट है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यदि आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। एक सीरीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको कंप्लीट करते रहिए आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, आप कमेंट करके हमें अपने सुझाव और अपने डाउट हमें ज़रूर भेजें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।